हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल हॉल। आज हम लोग साइंस के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे। तो आप लोग सभी टेस्ट लगाइए और अपना स्कोर कमेंट कीजिए। मैं आपको आंसर करने के लिए कुछ समय दे दूंगा, उसके बाद में आंसर आपको बताऊंगा। तो आप इसके लिए बेफिक्र रहिए कि आपको टाइम मिलेगा कि आप अपना आंसर कर सकें, तभी मैं आंसर आपको बताऊँगा। तो आज का टेस्ट हम शुरू करते हैं। टेस्ट शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। आज का पहला सवाल देखिए आपके सामने है। कहता है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है कहे जाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है कहे जाते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से टिक कीजिए कि आंसर कौन सा आपका सही व करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा। चलिए इसका आंसर बताते हैं आपको। इसका सही आंसर होगा पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ का मतलब होता है जिससे प्रकाश आसानी से पार कर जाए। तो ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे हम क्या कहेंगे? पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। पारदर्शी पदार्थ का एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे? तो जैसे कि पानी हो गया, कांच हो गया, अन्य वे सारे पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से पार कर सकते हैं, हम उन्हें पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? जल्दी से आंसर टिक कीजिए आप लोग। 4 ऑप्शन आपके सामने है। समतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, इनमें से सभी के द्वारा। चलिए आपने इसका आंसर टिक कर लिया होगा। मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। इसका सही आंसर होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसके द्वारा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। समतल दर्पण जो है इसके द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है और उत्तल दर्पण द्वारा भी सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब ही प्राप्त किया जा सकता है। और हमसे जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। क्या लगा रहता है ये आपको बताना है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। इसका सही आंसर जो है वो होगा उत्तल दर्पण। मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा रहता है? उत्तल दर्पण लगा रहता है। इसलिए इस दर्पण को हम लोग साइड मिरर भी कहते हैं, जिसका किसी भी वाहन में प्रयोग किया जाता है साइड मिरर के रूप में, वो है उत्तल दर्पण है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है? आपको ये बताना है। प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाफट से आप आंसर टिक कीजिए। इसका सही आंसर जो है वो होगा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कहता निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है? 4 ऑप्शन आपके सामने देखिए और फटाफट टिक कीजिए कि कौन सा आंसर सही होगा। इसका सही आंसर होगा मिट्टी। हम मिट्टी से लेंस नहीं बना सकते हैं। प्लास्टिक, लकड़ी, कांच, इस सब का उपयोग हम लोग कर सकते हैं लेंस बनाने के लिए, लेकिन मिट्टी का नहीं किया जा सकता, इसलिए सही आंसर होगा मिट्टी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, इसकी क्षमता होगी। इसकी क्षमता क्या होगी? फटाक से आप आंसर टिक कीजिए। 2 डायोप्टर -2 डायोप्टर, 5 डायोप्टर -5 डायोप्टर। यहां आपसे पूछा जा रहा है
अवतल लेंस की फोकस दूरी, आपको ये ध्यान रखना है, अवतल लेंस की फोकस दूरी जो ऋणात्मक होती है और जो क्षमता होती है वो होता है 1/f, यानी 1/, फोकस दूरी होती है। लेकिन आपको करना क्या है कि फोकस दूरी हमेशा जो है वो मीटर में होना चाहिए। यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलते हैं तो 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/5। आप अगर यहाँ पे रखते हैं 1/5 तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, और हमको पता है कि इसका जो डिस्टेंस है, अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो ऋणात्मक होती है, -5 हो जाएगा। तो -5 डायोप्टर जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को लेते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? इसका सही आंसर जो है वो होगा 5। एक प्रिज्म जो है 5 सतहों से घिरा होता है। आप उसे देख सकते हैं, देखिए इस प्रकार की आकृति अगर हम बनाते हैं, और ये जो है ये 5 सतहों से घिरा हुआ है। 1 2 3 4, एक उधर से देखिएगा तो ये 5 सतहों से घिरा होता है। इस प्रकार से प्रिज्म की आकृति होती है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल कहता है दूरदृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? दूरदृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? सबसे पहले समझिएगा कि दूरदृष्टि दोष होता क्या है। दूरदृष्टि दोष कहने का मतलब है जिसमें आँख जो है वो दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, लेकिन नज़दीक की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है। यानी दूर की वस्तु को देख सकता है, फॉर पॉइंट जो है वहाँ का जो कोई भी अगर वस्तु है तो उसे देख सकता है, लेकिन नज़दीक वाला जो है नियर पॉइंट है वहाँ पे नहीं देख सकता है। तो इस दोष को दूर करने के लिए जिस लेंस का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस में क्या होता है कि किरणें जो है वो एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, यानी अभिसरित होती हैं। तो जिसमें किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हैं यानी अभिसरित होती हैं, उस लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। इसलिए इसका सही आंसर जो होगा वो होगा अभिसारी लेंस। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, और अपसारी लेंस का प्रयोग जो है वो निकट दृष्टि दोष के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट सवाल देखिए। अगला सवाल है, कहता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? तो इसका सही आंसर होगा रेटिना या दृष्टिपटल। किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है नेत्र के रेटिना पर बनता है, जिसे दृष्टिपटल भी कहते हैं। आइए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है? विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है। ये बहुत आसान सवाल है, इसका सही आंसर होगा एम्पियर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहता 220 वोल्ट की किसी विद्युत बल्ब से 5/11 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो बल्ब की शक्ति है। बल्ब की शक्ति है, कितनी शक्ति होगा ये बताना है। देखिए शक्ति बराबर किससे निकालते हैं? तो इसका होता है वाट जो होता है वो होता है वोल्ट इंटू एम्पियर। वोल्ट इंटू एम्पियर। तो यहाँ पे वोल्ट दिया है 220 वोल्ट, और एम्पियर जो दिया है वो 5/11 दिया हुआ है। तो आप 11 से इसको कटा सकते हैं आसानी से। 11 दूनी 22 यानी 20 आ गया, यानी 20 पंचे कितना हो जाएगा आपका? अगर 20 को 5 से गुना करते हैं तो आपका आएगा 100 वाट। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक, इसका सही आंसर होगा ओम। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं? विद्युत धारा किससे उत्पन्न किया जाता है? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति जो है इसे हम लोग जनित्र कहते हैं।
नेक्स्ट सवाल देखिए, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 14। आपका जितना भी स्कोर आएगा कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका स्कोर कितना आया है। ये साइंस के बहुत ही बेसिक सवाल हैं, तो चलिए बताइए फटाफट। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए, इसका सही आंसर जो है वो होगा 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। पवन विद्युत ऊर्जा के लिए जो फॉर्म स्थापित किया जाता है वहाँ पे पवन की चाल कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए, तभी पवन विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों और प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है, यह समीकरण है। अगर कोई रासायनिक समीकरण है, जैसे एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बनाता क्या, जल, तो ये एक प्रकार के रासायनिक समीकरण है। अब इस समीकरण को, इस तरह का कोई समीकरण है और उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि उसके बाएं और दाएं दोनों और प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है, तो वह समीकरण क्या है। तो देखिए यहाँ पे जो हम समीकरण लिखे हैं इसी से आप आंसर निकालने सीख जाइएगा दोनों तरह के सवाल को। यहाँ पे जो सवाल लिखे इसमें हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, लेकिन दायां साइड देखा जाए तो हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन था तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए था, और यहाँ अगर 2 दूनी 4 हाइड्रोजन तो यहाँ भी 2 से गुना कर दें 4 हाइड्रोजन। अब देखिए इधर 4 हाइड्रोजन, इधर भी 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, दोनों तरफ प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान हो गया। इसका मतलब यह समीकरण जो है वो संतुलित हो गया। जब यह बराबर नहीं था उस समय यह असंतुलित था, तो इसका सही आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसमें समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार की परमाणु संख्या समान है, तो मतलब वह समीकरण जो है वो संतुलित रासायनिक समीकरण है। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं आज का। अगला सवाल देखिए, कहता निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। बहुत ही आसान सा सवाल है। ऑक्सीकारक जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑक्सीजन को हम लोग ऑक्सीकारक बोलेंगे यहाँ पे, इस ऑप्शन में ऑक्सीकारक ऑक्सीजन ही होता है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है। अवकारक, यहाँ पे अवकारक जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, कहता निम्नांकित में कौन एक अम्ल है। निम्नांकित में कौन एक अम्ल है। यहाँ पे अम्ल जो है वो है नाइट्रिक एसिड, ये है HNO3, जिसको नाइट्रिक अम्ल भी बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं। फ्रेंड्स, जल में घुलनशील जो भस्म है उसे हम लोग क्षार कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्नांकित में कौन भास्मिक ऑक्साइड है। भास्मिक ऑक्साइड, इसका सही आंसर जो होगा सोडियम ऑक्साइड होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, भास्मिक ऑक्साइड। नेक्स्ट सवाल देखिए आज का, तब निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं। ये तो बहुत ही आसान सा सवाल हो गया। केरोसिन में डुबाकर रखने वाले जो धातु हैं वो सोडियम है। सोडियम बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ होता है, ये हाथ थोड़ा सा भी वायु के संपर्क में आने पर तुरंत से आग पकड़ लेती है, इसलिए इसे केरोसिन में डुबाकर रखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी आपको ऑप्शन दिया, सोना, सोडियम, लोहा, तांबा, इनमें से एक सोना ऐसा है जिस पर वायु का प्रभाव जल्दी से नहीं पड़ता, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सोना पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। ये भी बहुत आसान सा सवाल है। बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम धातु का अयस्क है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक है। प्रयोगशाला में सबसे पहले किस कार्बनिक यौगिक को संश्लेषित किया गया था।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डाई अमोनियम कार्बोनेट। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बड़े बड़े बांधों से होता है, क्या हो सकता है? गरीबी, सूखा, वनों का विकास, सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है। बड़े बांध बांधेंगे, पानी जमा रहेगा, और पानी जमा रहेगा तो उससे हम सिंचाई कर सकते हैं। इसका मतलब सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता मिलती बड़े बांधों से। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। कोयला था पेट्रोलियम है, नाभिकीय ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन, नवीकरणीय ईंधन, बायोगैस, क्या है? इसका सही आंसर होगा वो जीवाश्म ईंधन होगा। कोयला था पेट्रोलियम जो है जीवाश्म ईंधन के रूप में जाने जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अष्टक नियम के प्रतिपादक थे। अष्टक नियम किसने दिया था, ये बताना है आपको। यहां पे अष्टक नियम जो दिया था वो दिए थे न्यूलैंड्स ने, डॉबरेनर ने दिए थे त्रियक नियम, और मेंडलीव ने दिए थे आवर्त सारणी के नियम दिए थे, आवर्त नियम जिसको कहते हैं। तो ये आपको इस सब के बारे में आपसे अगर पूछा जाता है तो आप यहाँ से जवाब दे सकते हैं। डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत दिया था, तो यहाँ पे 4 वैज्ञानिकों के नाम लिखे हुए हैं, जिसमें अष्टक नियम न्यूलैंड्स, मेंडलीव ने आवर्त नियम और डॉबरेनर ने त्रियक नियम दिए थे, और डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत बताया था। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में है? मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में है? फ्रेंड्स, इसका जवाब आप बहुत आसानी से दे सकते हैं। अगर आप माइंड में आवर्त सारणी को लाते हैं तब जवाब दे सकते हैं। आवर्त सारणी में जो है वो टोटल आवर्त जो है वो 7 होते हैं। आप ये देखिए 7, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, एक ऊपर देते हैं 7 हो गया। अब देखिए एक वर्ग बना देते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक मतलब 7 तत्व रख सकते हैं, और इसमें दूसरा वर्ग में कितना रखेंगे? फिर 7 रखेंगे, तीसरा में फिर 7 रखेंगे, इस तरह से रख सकते हैं हम। अब जो मैग्नीशियम है उसका जो परमाणु संख्या है वो कितना होता है? 12 होता है। अगर आपको याद नहीं है तब हम बता रहे हैं कि किससे आप टिक कर सकते हैं कि मैग्नीशियम किस वर्ग में आएगा। जब याद नहीं रहे तब, आते हैं तो कोई बात नहीं है। तब सीधी सी बात देखिए, हाइड्रोजन पहले रखते हैं, उसके बाद हीलियम रखते हैं, तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम फिर आ जाता है। तो इस प्रकार से इसको सबको अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे जब देख रहे हैं हम कि मैग्नीशियम जो है वो इसका परमाणु संख्या जो है वो है कितना? 12। तो अगर इस तरह से भी अगर हम बिठाते जाए तो 7 एलिमेंट रख सकते हैं, लेकिन 7 एलिमेंट नहीं रहता है, क्योंकि जो फर्स्ट जो वर्ग है उसमें टोटल जो है वो 2 ही रहता है, 2 एलिमेंट को रखते हैं फर्स्ट वाले में। तो इस प्रकार से जो 12 नंबर आएगा, जो 12वां नंबर आएगा मैग्नीशियम का जो 12 है वो सेकेंड वर्ग में आएगा, और यहाँ से आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वर्ग 2। मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में आता है? तो वर्ग 2 में आता है। आप इसको इस तरह से टिक कर सकते हैं सही आंसर को। फिर नेक्स्ट सवाल लेते हैं। स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी। स्वपोषी किसे कहते हैं? जो अपना भोजन खुद तैयार कर सकता है, जैसे कि हरे पेड़ पौधे। पेड़ पौधे में क्लोरोफिल आ जाता है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जल जड़ के द्वारा लेकर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाकर पौधे अपना भोजन तैयार कर लेते हैं। यानी स्वपोषी भोजन के लिए जो आवश्यक है वो क्लोरोफिल है, सूर्य प्रकाश है, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका मतलब आपका जो आंसर होगा वो होगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल कहता है इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? प्रकाश संश्लेषी अंगक, प्रकाश संश्लेषी अंगक जो है उसे हरित लवक को कहते हैं। आपका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हरित लवक। नेक्स्ट सवाल देखिए। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत है? ये भी इजी सवाल है। कितना प्रतिशत है कार्बन डाइऑक्साइड? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.0
3% है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है, निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, पाइरुवेट, नाइट्रोजन। सही आंसर आपको टिक करना है। निश्वास होता है वायु, निकली वायु में। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, जब छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसका मतलब कि निश्वास जो होता है, श्वास और निश्वास, तो निश्वास में कौन सी वायु निकलेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही होगा। आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? संश्लेषण, दहन, विघटन, परिवर्तन। श्वसन क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा विघटन। क्या होता है? विघटन होता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, हृदय के वेसुओं का शिथिलन कहलाता है। हृदय के वेसुओं का शिथिलन कहलाता है। तो इसका सही आंसर जो है वो डायस्टॉल हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? बहुत ही आसान सा सवाल है। रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? तो इसका सही आंसर जो है वो हीमोग्लोबिन होगा। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग जो है वो लाल दिखता है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल कहता है, निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है, ये बताना है आपको। तो एमिनो अम्ल के विखंडन से जो है वो नाइट्रिक अम्ल बनता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? उत्सर्जी पदार्थ। तो इसका सही आंसर होगा डी, चीड़। चीड़ का जो उत्सर्जी पदार्थ है वो रेजिन होता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, इनमें कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? ये तो और भी इजी सवाल है। मनुष्य के मस्तिष्क में पाया वाला सेरिब्रम जो है वो बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही होगा, सेरिब्रम। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, एंड्रोजन है क्या है? सवाल है फ्रेंड्स, एंड्रोजन है नर्लिंग हार्मोन, स्त्रीलिंग हार्मोन, पाचक रस, पैराथायरॉयड हार्मोन। चलिए इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा नर्लिंग हार्मोन। नर्लिंग हार्मोन एंड्रोजन कहलाते हैं और एस्ट्रोजन जो स्त्रीलिंग हार्मोन कहलाते हैं। चलिए आज का अंतिम सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? अलैंगिक जनन की विधि जिसमें निषेचन की जरूरत नहीं पड़ता है, इस प्रकार के जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं। और लैंगिक जनन जो है उसमें निषेचन होना पड़ता है। तो देखिए अलैंगिक जनन की विधि क्या है ये पूछ रहा है, जवाब फटाफट दीजिए। विखंडन, मुकुलन, विजाणु जनन, इनमें से सभी। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। जनन होता क्या है? जिसके द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, यानी अपनी ही जैसे संतान उत्पन्न करते हैं, उस विधि को हम लोग जनन कहते हैं। और यह दो प्रकार की होती है, एक लैंगिक और एक अलैंगिक। अलैंगिक जनन से कहते हैं जिसमें नर और मादा इन दोनों की जरूरत नहीं पड़ता है। और लैंगिक जनन किससे कहते हैं? जिसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। तो अलैंगिक जनन जो है
वो विखंडन से भी हो सकता है, मुकुलन द्वारा भी हो सकता है, बीजाणु जनन जो द्वारा हो सकता है। यानी ये सारी विधि जो है वो अलैंगिक जनन की विधि है, इसलिए आपका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अलैंगिक जनन की विधि इनमें जनन की विधि है तो इनमें सभी विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन ये सारे जो विधि हैं वो अलैंगिक जनन की विधि है, तो ये आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के 40 प्रश्नों का ये टेस्ट खत्म होता है। आपका स्कोर कितना आया कमेंट कर जरूर बताइएगा, और आपको ये क्लास कैसा लगा, ये टेस्ट कैसा लगा इसका भी कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं फिर से दूसरा पार्ट लेकर आ सकूं साइंस के और 40 प्रश्नों का। और अब मेरा देखने के लिए मत भूलिएगा, इस चैनल पे आपको हर दिन मैथ के और इधर जीके जीएस में साइंस और भी सारी चीज़ों का आपको टेस्ट मिलेगा। हर दिन आपको सेट मिलेगा, तो टेस्ट सेट भी आप लगाइए, टेस्ट भी लगाइए और अपना स्कोर भी कमेंट कीजिए। तो चलिए आज का क्लास में यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।